कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन से, जहां हमें अमेरिका के एक सैनिक रे गैरिसन को दिखाया जाता है। रे अपनी टीम के साथ एक ऐसे इलाके में पहुंच चुका है जहां एक महत्वपूर्ण हॉस्टेज को आतंकियों ने पकड़ रखा है। ऊपर से उसके कमांडर उसे लगातार चेतावनी दे रहे होते हैं कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रे को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता। वो अकेला ही दुश्मनों के बीच घुस जाता है और कुछ ही समय में पूरे इलाके को साफ कर देता है। आखिरकार उसे वो हॉस्टेज मिल जाता है जिसे बचाने के लिए उसे भेजा गया था। मिशन पूरा होने के बाद रे वापस अपने बेस पर लौटता है और कुछ समय के लिए अपनी पत्नी जीना के साथ छुट्टियां मनाने चला जाता है। यही वो समय है जब रे की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है। उसे क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। एक सुबह रे की आंख खुलती है तो जीना कमरे में नहीं होती। उसे एक छोटा सा मैसेज मिलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। रे तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि घर में शायद कोई और भी मौजूद है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ हथियारबंद लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे बेहोश करके एक अनजान जगह पर ले जाया जाता है। जब रे को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, मार्टिन एक्स। मार्टिन को किसी पुराने मिशन की जानकारी चाहिए। उसे शक होता है कि रे को कुछ ऐसी जानकारी मिलती थी जिसकी वजह से उनके हॉस्टेज ऑपरेशंस बार बार नाकाम हो रहे थे, लेकिन रे साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके लिए हर मिशन बस एक आदेश होता है। उसे जो करने के लिए कहा जाता है वो वही करता है। मार्टिन को रे की बात पर भरोसा नहीं होता और फिर वो रे के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ले आता है, जीना। रे अपनी पत्नी को खतरे में देखकर भी वही बात दोहराता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन मार्टिन को जवाब नहीं चाहिए था। वो रे की आंखों के सामने जीना को खत्म कर देता है। रे पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर गुस्सा भर जाता है और वो मार्टिन को चुनौती देता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। मार्टिन उसे भी मार देता है और यहीं से रे गैरिसन की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अगली बार जब रे की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हाईटेक लैब में पाता है। उसके शरीर से कई तरह के उपकरण जुड़े होते हैं और उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ एक लड़की आती है, केटी। वो रे को शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद वहाँ आता है इस पूरी जगह का प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एमिल हार्टिंग। हार्टिंग रे को बताता है कि उसका स्वागत राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजीज यानी RST में है। लेकिन रे के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचा। हार्टिंग उसे बताता है कि रे मर चुका था। उसके शरीर को सेना से प्राप्त किया गया और फिर उस पर एक बेहद खतरनाक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग का नाम है ब्लड शॉट प्रोजेक्ट। रे के शरीर में अरबों बेहद छोटे बायोमैकेनिकल पार्टिकल्स डाले गए हैं जिन्हें नाइनाइट्स कहा जाता है। ये नाइनाइट्स उसके खून के साथ पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और जैसे ही उसके शरीर को कोई गंभीर चोट लगती है, ये नाइनाइट्स डैमेज टिश्यू को तेजी से रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। मतलब रे को गोली लगे, हड्डी टूटे या शरीर को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे, उसका शरीर सामान्य इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह खुद को ठीक करने लगता है। लेकिन इस ताकत की भी एक कीमत है। नाइनाइट्स जब शरीर को रिपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए उन्हें लगातार रिचार्ज करना पड़ता है। हार्टिंग रे को RST के दूसरे एनहांस्ड सोल्जर से भी मिलाता है। किसी के पैर की जगह एडवांस्ड मैकेनिकल लेग्स हैं, किसी की आंखों की जगह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसे असाधारण विजुअल इंफॉर्मेशन देती है, और केटी के शरीर में ऐसी रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी लगी है जिसकी वजह से वो जहरीली हवा और धुएं के बीच भी काम कर सकती है। हार्टिंग इन सभी को घायल सैनिक नहीं मानता। उसके लिए ये पुराने इंसान नहीं बल्कि अपग्रेड सोल्जर्स हैं, और रे उसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। हार्टिंग उसके हाथ पर एक कट लगाता है। रे के शरीर से खून निकलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जख्म खुद बंद होने लगता है। रे ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि उसे अपने अतीत की कोई याद क्यों नहीं है। हार्टिंग उसे समझाता है कि उसका पुराना जीवन अब खत्म हो चुका है, अब उसकी एक नई जिंदगी है। लेकिन असली वजह हार्टिंग छिपा लेता है। रे की यादें सिर्फ इसलिए गायब नहीं हैं क्योंकि वो मर कर वापस आया है। उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल रे को इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। कुछ समय बाद रे अपने कमरे में जाता है और आराम करने के बाद जब उठता है तो उसे अपनी नई ताकत का एहसास होता है। वो पंचिंग बैग पर एक मुक्का मारता है और एक ही बार में बैग फट जाता है। अब रे को समझ आता है कि उसके अंदर सिर्फ हीलिंग एबिलिटी ही नहीं बल्कि जबरदस्त ताकत भी आ चुकी है। वो जिम में भारी वजन उठाता है, पिलर पर मुक्के मारता है और अपनी ताकत को लगातार टेस्ट करता है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बार बार घूमती रहती है, जीना। उसे अपनी पत्नी की मौत के कुछ टुकड़े याद आने लगते हैं। फिर एक दिन केटी के साथ बैठे हुए रे को एक म्यूजिक सुनाई देता है और अचानक उसके दिमाग में वही जगह सामने आ जाती है जहां उसकी पत्नी को मारा गया था। रे को लगता है कि उसकी पत्नी का हत्यारा अभी भी जिंदा है
और इस बार उसके पास उसे ढूंढने की ताकत भी है। रे तुरंत वहां से निकल पड़ता है, लेकिन आरएसटी के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होती। हार्टिंग अपने सिस्टम से रे को ट्रैक करता है और उससे संपर्क करता है। वो रे को वापस आने के लिए कहता है और समझाता है कि अभी तक उन्हें उसकी पूरी क्षमता का पता ही नहीं चला है, लेकिन रे किसी की बात नहीं सुनता। उसके लिए इस समय सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढना। रे एक एयरक्राफ्ट तक पहुंचता है। उसे उड़ाना नहीं आता, लेकिन उसकी नई टेक्नोलॉजी की मदद से वो मैनुअल को तेजी से समझ लेता है और आखिरकार खुद एयरक्राफ्ट उड़ाकर अपने टारगेट की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हार्टिंग के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रे अपने टारगेट को ढूंढ कैसे रहा है। तभी पता चलता है कि रे आसपास मौजूद हजारों व्हीकल्स को स्कैन करके उनमें से उस व्हीकल को पहचान रहा है जिसमें उसका टारगेट मौजूद है। और आखिरकार वो मार्टिन एक्स तक पहुंच जाता है। मार्टिन और उसके लोग एक टनल से गुजर रहे होते हैं। अचानक वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक ट्रक उनका रास्ता रोक देता है और फिर सामने आता है रे। अब वो वही पुराना सैनिक नहीं है जिसे मार्टिन ने कभी आसानी से खत्म कर दिया था। अब उसके अंदर ऐसी ताकत है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। रे एक एक करके मार्टिन के आदमियों को रास्ते से परसिस्टेड हटाता हुआ उसके पास पहुंचता है। मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ जो हुआ उसके पीछे कोई और सच्चाई है, लेकिन रे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, उसकी पत्नी की मौत। वो मार्टिन को खत्म कर देता है। रे को लगता है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वापस आरएसटी पहुंचने के बाद रे के साथी उसे बताते हैं कि उसके शरीर में मौजूद नैनेट्स की एनर्जी कम हो चुकी है, इसलिए उसे फिर से रिचार्ज करना होगा। रे को दोबारा लैब में ले जाया जाता है और यहीं पर उसके साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। रे के शरीर को नहीं, उसके दिमाग को दोबारा तैयार किया जाता है। उसकी यादों को मिटाया जाता है और उसके दिमाग में एक नई कहानी डाल दी जाती है। रे को लगता है कि उसकी पत्नी को मारने वाला मार्टिन एक्स था, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी थी। मार्टिन कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे रे को निजी बदले के लिए मारना था। वो आरएसटी के ही लोगों में से एक था और ये पहली बार नहीं था। हार्टिंग पहले भी रे को इसी तरह इस्तेमाल कर चुका था। हर बार किसी व्यक्ति को टारगेट बनाया जाता, रे के दिमाग में उसकी मौत से जुड़ी नकली यादें डाल दी जाती। रे उस व्यक्ति को अपने निजी दुश्मन के रूप में देखता और फिर उसे खत्म कर देता, और मिशन पूरा होने के बाद उसकी मेमोरी फिर से मिटा दी जाती। इस तरह रे एक इंसान नहीं, एक प्रोग्रामेबल वेपन बन चुका था। और अब हार्टिंग का अगला टारगेट है निक बैरिस। लेकिन इस बार कहानी में एक नया किरदार आने वाला है, एक ऐसा आदमी जो रे की पूरी जिंदगी की सच्चाई बदल देगा। उसका नाम है विल्फ्रेड विगन्स। निक बैरिस आरएसटी के साथ काम कर चुका था और अब हार्टिंग के लिए खतरा बन चुका था। इसीलिए रे के दिमाग में फिर से एक कहानी डाली जाती है। उसे बताया जाता है कि निक बैरिस ही उसकी पत्नी की मौत के पीछे है। रे बिना सवाल किए उसके पीछे निकल पड़ता है। निक के पास उसका प्रोग्रामर विगन्स भी मौजूद होता है। विगन्स कोई साधारण कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, वो न्यूरल टेक्नोलॉजी को समझने वाला बेहद काबिल प्रोग्रामर है और आरएसटी की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता है। जब रे निक तक पहुंचता है तो उसे रोकने के लिए काफी सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन रे अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उसे गोलियां लगती हैं, वो गिरता है, फिर उठता है और उसका शरीर खुद को रिपेयर कर लेता है। रे निक तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी विंग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्टिवेट करता है जो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। एक ईएमपी के कारण आसपास की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बंद होने लगती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएसटी का वो कनेक्शन भी टूट जाता है जिसके जरिए हार्टिंग रे को कंट्रोल कर रहा था। अचानक रे आज़ाद हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने विगन्स होता है। शुरुआत में रे को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन विगन्स उसे एक ऐसी बात बताता है जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला देती है। वो कहता है कि रे को आरएसटी ने इस्तेमाल किया है। हर मिशन के बाद उसकी मेमोरी को मिटाया गया और फिर नई मेमोरी डालकर उसे अगले टारगेट के पीछे भेजा गया। रे को अपनी पत्नी की हत्या बार बार याद आती है, लेकिन इस बार उसे एक अजीब बात समझ आती है। हर बार उसकी पत्नी को मारने वाला अलग व्यक्ति क्यों था? अगर हर बार उसकी पत्नी का हत्यारा बदल रहा था तो असली हत्यारा कौन था? विगन्स को भी अब समझ आता है कि आरएसटी ने रे के दिमाग के साथ कितना बड़ा खेल खेला है। रे को यह भी पता चलता है कि आरएसटी के जिन लोगों को उसने खत्म किया वे लगभग सभी हार्टिंग के पुराने साथी थे। मतलब रे जिन लोगों को अपना दुश्मन समझकर खत्म करता रहा, असल में वही लोग हार्टिंग के सीक्रेट्स जानते थे। और अब रे के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर जीना की मौत भी झूठ थी तो क्या जीना अभी जिंदा हो सकती है? विगन्स उसे बताता है कि आरएसटी उसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के जरिए ट्रैक कर सकता है, इसलिए रे किसी ऑटोमेटिक या कनेक्टेड व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे एक पुरानी मैनुअल कार दी जाती है और एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस दिया जाता है जो आरएसटी के नेटवर्क से सीधे कनेक्टेड नहीं है। रे निकल पड़ता है। कई सालों बाद पहली बार वो अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा है और आखिरकार वो जीना के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है, सामने जीना खड़ी होती है।
रे उसे देखते ही भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि वो आखिरकार घर वापस आ गया है। लेकिन जीना के लिए यह खुशी का पल नहीं होता। वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके लिए रे 5 साल पहले ही उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। रे को समझ नहीं आता कि 5 साल कैसे गुजर गए। उसके दिमाग में तो जैसे कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हार्टिंग ने उसकी यादों को मैनिपुलेट किया था। रे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब उसके पास बदला लेने के लिए सिर्फ एक नाम है, डॉक्टर हार्टिंग। दूसरी तरफ हार्टिंग को पता चल जाता है कि रे को सच्चाई मालूम हो चुकी है। वो अपने 2 एनहांस्ड सोल्जर्स को रे के पीछे भेजता है। रे उनका सामना करता है, लेकिन इस बार उसे पकड़ लिया जाता है। उसे दोबारा आरएसटी की लैब में लाया जाता है। हार्टिंग फिर वही करने वाला होता है जो उसने पहले कई बार किया था, रे की मेमोरी मिटाना। और इस बार उसके दिमाग में टारगेट है विग्नस, क्योंकि विग्नस अब आरएसटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसे पता है कि नैनाइट्स कैसे काम करते हैं और रे के साथ क्या किया गया है। लेकिन केटी अब चुप रहने वाली नहीं है। वो शुरू से ही मानती थी कि बाकी एनहांस्ड सोल्जर्स अपनी इच्छा से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे, लेकिन रे को उसकी ज़िंदगी चुनने का मौका ही नहीं मिला। उसे धोखे से इस्तेमाल किया गया। इसलिए केटी फैसला करती है कि अब हार्टिंग को रोकना ज़रूरी है। वो विग्नस से मिलती है और दोनों मिलकर आरएसटी के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। उनका पहला काम होता है आरएसटी के सर्वर और डेटा को ख़त्म करना। केटी अपनी एनहांस्ड रेस्पिरेटरी एबिलिटी की मदद से ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सामान्य इंसान के लिए जाना मुश्किल होता। वहीं विग्नस दूसरी तरफ सिस्टम में घुसकर आरएसटी की टेक्नोलॉजी को कमज़ोर करने लगता है। उधर रे अभी भी हार्टिंग के कंट्रोल में होता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में डाली जा रही प्रोग्रामिंग पहले जैसी आसानी से काम नहीं करती, क्योंकि केटी और विग्नस सिस्टम के अंदर से उसकी प्रोग्रामिंग को बदल रहे होते हैं। रे को धीरे धीरे अपने असली लक्ष्य का एहसास होने लगता है और फिर वो आरएसटी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब उसके सामने उसके पुराने साथी हैं, जिमी और टिब्स। दोनों एनहांस्ड सोल्जर्स पूरी ताकत से रे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे अब पूरी तरह अपने कंट्रोल में है। वो उनके अटैक्स का सामना करता है और दोनों को पीछे धकेल देता है। इसी बीच केटी आरएसटी के सेंट्रल सिस्टम तक पहुंच जाती है। विग्नस उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और फिर पूरा डेटा सिस्टम नष्ट होना शुरू हो जाता है। हार्टिंग समझ जाता है कि अगर सर्वर खत्म हो गया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे अब उसके पीछे पहुंच चुका होता है। आखिरकार दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हार्टिंग रे को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ही उसे दोबारा जिंदगी दी है, उसने ही उसके शरीर को बनाया है, उसके बिना रे जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब रे को समझ आ चुका है कि जिंदगी देने और जिंदगी पर कब्जा करने में बहुत फर्क होता है। हार्टिंग ने उसे जिंदा जरूर किया था, लेकिन उसकी जिंदगी उससे छीन भी ली थी। उसने उसकी पत्नी को मारने की नकली यादें दी, उसके दर्द को हथियार बनाया और हर बार उसी दर्द का इस्तेमाल करके उसे अगले टारगेट के पीछे भेजा। हार्टिंग उसे रोकने के लिए गोली चलाता है। रे की बॉडी लगातार डैमेज होने लगती है, लेकिन नैनाइट्स उसे फिर से रिपेयर करते रहते हैं। समस्या ये है कि अब नैनाइट्स की एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। जितनी बड़ी चोट उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च, और अब रे अपने शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। विग्नस उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने इसी तरह नैनाइट्स को ओवरक्लॉक किया तो उसके शरीर में बची एनर्जी भी खत्म हो सकती है। लेकिन रे इस बार रुकना मीन्स चाहता, क्योंकि उसके सामने सिर्फ हार्टिंग नहीं है, उसके सामने वो आदमी है जिसने उसकी पहचान तक उससे छीन ली। रे आखिरकार हार्टिंग तक पहुंच जाता है। हार्टिंग आखिरी बार अपनी टेक्नोलॉजी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसके सारे अटैक्स को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। फिर रे उसके हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ हार्टिंग का अंत हो जाता है। आरएसटी की पूरी व्यवस्था भी बिखर जाती है, लेकिन लड़ाई की कीमत रे को चुकानी पड़ती है। उसके नैनाइट्स की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है। वीगन्स जब उसे देखता है तो समझ जाता है कि अब समय बहुत कम है। रे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके शरीर को बचाना मुश्किल लगता है, लेकिन वीगन्स हार नहीं मानता। वो रे के शरीर पर फिर से काम शुरू करता है। जो टेक्नोलॉजी कभी आरएसटी के कंट्रोल में थी, अब उसी टेक्नोलॉजी को वीगन्स अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। वो नैनाइट्स को मॉडिफाई करता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है और आखिरकार रे को फिर से वापस ले आता है। कुछ समय बाद रे की आंखें खुलती हैं। इस बार कोई उसे आदेश देने वाला नहीं है, कोई उसके दिमाग में नकली यादें नहीं डाल रहा, कोई उसे किसी टारगेट की तरफ नहीं भेज रहा। अब रे के पास पहली बार अपनी जिंदगी खुद चुनने का मौका है। वो केटी से मिलता है। दोनों जानते हैं कि उनकी पुरानी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम अब उनके फैसले उनके अपने हैं। रे अब किसी का वेपन नहीं है। वो खुद तय करेगा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करना है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। किसी इंसान को ताकत देना आसान है, लेकिन उसकी आज़ादी वापस देना कहीं ज़्यादा मुश्किल।
रे को दोबारा जिंदगी मिली थी। पहली बार वो जिंदगी किसी और के कंट्रोल में थी, लेकिन दूसरी बार वो जिंदगी उसकी अपनी थी। और यहीं पर ब्लडशॉट की कहानी खत्म हो जाती है।